टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, लिखा सबने? बोलो। हाँ सर। लिखा? इंटरफेरेंस का स्पेलिंग ये है, देखो यहाँ पे, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, चलो आगे लिखना शुरू करो, जो मैं बोलूंगा वो लिखते जाना आराम से। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, लिखो, when two or more waves pass through one region in space, two or more waves pass through a region in space, interference occurs. Interference occurs। ठीक है एकदम शॉर्ट एंड कॉन्साइज नोट्स लिखवाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा अपन उसको मतलब फालतू में डिटेल में नहीं जाएंगे। ये लिखा क्या सबने? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो मतलब जब भी एक रीजन है स्पेस में, वहां से दो से ज्यादा वेव्स पास करेंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, आगे लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, is the mathematical formulation of this interference. Mathematical formulation of this interference. It means that it means that the net disturbance or net displacement, net disturbance or net displacement ठीक है, is the vector sum of, is the vector sum, लिखा, net disturbance और net displacement ठीक है, is the vector sum of individual displacements due to different waves। ये लिख लिया सबने? बोलो रे गुरु। समझ में आई क्या बात? is the vector sum of
displacements due to individual waves. ठीक है, सर वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट फिर से वेव्स। रिपीट कर सकते हो क्या लास्ट लाइन सर? कहाँ तक लिखा बताओ? सम ऑफ द लिख लिया है पर क्या है लास्ट लाइन फिर से? आपने बोला इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट वेव्स और अभी रिपीट करते वक्त उल्टा बोला, तो क्या है? उल्टा क्या बोला गुरु, बताओ तो। नहीं, आपने बोला डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। हाँ मतलब वही है, सेम चीज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट अगर लेट से ऐसा कुछ है, d1 वेक्टर है, दूसरे वेव की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट d2 वेक्टर है, ठीक है, तीसरे वेव की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट d3 वेक्टर है, तो वहां पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर। समझ में आई बात? The net displacement is equal to the vector sum of individual displacements of the waves. Clear? हाँ सर। समझे? मतलब ऐसा कुछ है, वो दिखाता हूँ, बताता हूँ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो अगर तुमको लिखना हो तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तुम ये ले सकते हो। यहाँ पे ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये दिख रहा है इटैलिक्स में? हाँ सर। When two or more waves simultaneously pass through a point, the disturbance at the point is given by the sum of the disturbances या displacements. ठीक है, each wave would produce in absence of the other waves. मतलब ये लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब हमको अगर मान लो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट बाकी वेव्स के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं हो रहा है। पहले तो ये अज्यूम करना है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? स्टेप 1 बोलो। सर आप फिर से बता सकते हो? मैं बोल रहा हूं अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी जगह पे, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर मुझे किसी भी जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल वेव्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, अज्यूमिंग कि इंडिविजुअल वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाकी वेव्स के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। और उसके बाद वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम कर दूंगा। क्लियर? अरे बोलो ना। यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर। गुड। चलो, तो ये जो है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये खाली स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के लिए वैलिड होता है। अपने नोट्स में डालो, वैलिड ओनली फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स या स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। अपने को यहीं तक अपना डिस्कशन कन्फाइन रखना है, ठीक है? स्मॉल डिस्टर्बेंसेस ओनली। तो अपने लिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल बी वैलिड। समझ में? अरे बोलो। हाँ सर। चलो ओके, अब अगला टॉपिक डालो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? डाला हेडिंग? हाँ सर। चलो, तो यहां पे ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको? यहाँ पे ये दिख रहा है क्या लिखा है?
हाँ सर। मान लो एक पॉइंट से दो वेव्स पास कर रही है। अब एकदम सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, ठीक है, एकदम सिंप्लिसिटी करते हैं, है ना। एक पॉइंट से दो वेव्स पास कर रही हैं, ठीक, एक पॉइंट से दो वेव्स पास कर रही हैं। दोनों वेव्स का केस सेम है, ओमेगा सेम है, ठीक है। और दोनों वेव्स के समझते हो ना, वेव नंबर, ओमेगा समझते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही है। दोनों वेव्स के इक्वेशन में माइनस साइन दिख रहा है क्या सबको? हाँ अरे सर, माइनस साइन दिख रहा है। माइनस साइन मतलब अपनी किधर जा रही है दोनों वेव्स? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गुड, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। खाली दो चीजों का फर्क है। किस किस चीज का फर्क है? एक तो एम्पलीट्यूड का फर्क है, इसका A1 है, इसका A2 है। और दूसरी चीज किस चीज का फर्क है, दिख रहा है क्या? सर यहाँ पे वो डेल्टा लगा है। ये क्या है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं, अब नहीं बताओ। सर फेज। फेज बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो इस चीज को बोलते हैं अपन फेज। तो किस चीज का डिफरेंस है दोनों में? सर यहाँ डेल्टा है। यस, तो हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे ये फेज डिफरेंस है कि नहीं? समझ में आ रही बात गुरु? अरे हाँ। बोलो। देयर इज अ फेज डिफरेंस, ठीक है। चलो, तो हमको निकालना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, बोलो। सर पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा पॉजिटिव? एक्स। जब वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है? y1 y2 नहीं दिख रहा तुम लोग को, गधा सब? सर वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमको वेक्टर सम नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, बोलो। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वेक्टोरियली ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट्स को क्या करना है, हमको सीधा सीधा स्केलर की तरह ऐड कर दें, बिकॉज बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स आर इन y डायरेक्शन। समझ में आई बात? अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि एनालिटिकल तरीका। एनालिटिकल तरीका जो है ये अपन एसएचएम में कर चुके हैं, ठीक है। वो रिजल्टेंट वाला वो कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो एनालिटिकल तरीका हम लोग एसएचएम में कर चुके हैं। अगर किसी को उसमें करना है तो आप लोग एसएचएम की थियरी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर एसएचएम्स, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर एसएचएम्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये वहां पे मिल जाएगा तुम लोगों को, उसके थियरी में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग वो एनालिटिकल वाला तरीका नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि एकदम पूरा लिख लिख के ऐड करके इसको एक्सपैंड करके ये सब जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये अभी हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या, बोलो, क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? और कोई तरीका है क्या? एसएचएम में कुछ किया करते थे हम लोग, याद है कुछ? एनालिटिकल तरीका समझे? एनालिटिकल तरीका कहने का मतलब ये, जैसे ये लिखा ना, अब इसको मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन वाले टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करूंगा, कॉस वाले टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करूंगा, है ना। तो वो सब वो लंबा प्रोसीजर है, वो अपन अभी यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं। जो तुमको पढ़ना है तो तुम लोग जाके एसएचएम यू कैन फाइंड आउट इन एसएचएम थियरी प्लेलिस्ट में। अपन दूसरा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा बताओ? अरे बोलो ना। अपन तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, सिखाया हुआ है ना तुम लोग को, फिर भी नहीं बोलता है उल्लू सब। फेजर मेथड नहीं सिखाया है तुम लोग को एसएचएम में? सिखाया है? हाँ सर। वही वही यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज फेजर मेथड हियर।
है ना, एकदम तुरंत बन जाएगा एकदम फटाक से। लिखो तो जरा इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ से लिखना है? फेजर मेथड डालो हेडिंग, फिर मैं बताता हूँ क्या करना। लिखा, हेडिंग डाली क्या? फेजर मेथड, ठीक है। चलो तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या था, a2 साइन, अरे बोलो ना, सर kx माइनस ओमेगा टी। अरे चलेगा, बात बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, फेजर मेथड अगर यूज करना, हमको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में आ गया था कि y1 और y2 का सम है, स्केलर सम। ठीक, अब इसको हमको लिख के ऐड करना पड़ेगा पूरा, इसको एक्सपैंड करके, वो सब हम झंझट नहीं पालना चाहते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे फेजर मेथड। मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से क्या क्या उठाऊंगा, पहले ये देख लो। मैं यहां से a1 उठाऊंगा, और इसका एंगल कितना है, फेज एंगल बताओ, 0 उठाऊंगा। समझ में आ रही बात? फिर यहां से इसका क्या उठाऊंगा, a2 उठाऊंगा, और ये डेल्टा उठाऊंगा। बाकी टर्म्स को इग्नोर कर दूंगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में सेम है, उसको इग्नोर कर दिया। मतलब पहले वाले से मुझे क्या आया, a1 और 0। समझ में आई बात? दूसरे वाले से क्या आया मुझे, a2 और डेल्टा। अपन एसएचएम में पढ़ चुके हैं, डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज, डेल्टा अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज ये ध्यान रहे, दूसरी चीज ध्यान ये रहे कि हम लोग ना, ये जो अभी हमने किया, इन दोनों को एज वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, एज वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बना लिया हमने एक्सिस, ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक वाई एक्सिस है। तो पहला वाला जो वेक्टर बनाएंगे हम, वो क्या बनाएंगे, वो कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है a1, एंगल कितना है 0। तो वो हमारा हो गया, यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को रेफरेंस बनाएंगे, तो ये बन गया हमारा एक वेक्टर बन गया, जिसका एम्पलीट्यूड है a1, एंगल है 0। दूसरा वाला कितना है, a2 एम्पलीट्यूड है, एंगल कितना है डेल्टा, अज्यूमिंग डेल्टा काउंटर पॉजिटिव है, तो ऐसा। ये दूसरा वाला बन गया, एंगल क्या हो गया, ये डेल्टा। ठीक है, अब देखो, ये वेक्टर, एक वेक्टर मैंने एक्स एक्सिस की तरफ बनाया है, एक वेक्टर मैंने कुछ एंगल पे बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स किधर हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, ऐसा नहीं है। दिस डायग्राम इज फॉर प्योरली रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस, ये ध्यान रहे। क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना। इसको दिल से लगा के नहीं बैठना है कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस के लॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट्स आर स्टिल अलोंग विच एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट्स आर स्टिल अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनका ये जो y1 और y2 जो जो स्केलर्स हैं, उनको ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एज वेक्टर्स इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं?
This diagram is purely representational for ease of calculation. ये जो y1 plus y2 हमको करना था वो काम आसान हो जाए, हमको पूरा उसको लिख के एक्सपैंड करके नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एज वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्चुअली displacements are not in x direction or not in the direction of this vector. These vectors are purely representational. समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? अरे बोलो ना रे, उल्लू चपाट सब. हाँ सर. हाँ हाँ सर. पक्का ना? हाँ ठीक सर. है, समझ गए सारे? चलो ये लिखो इसको फटाक फटाक, आगे बढ़ेंगे फिर अपन. ठीक है, तो अब ये तो समझिए कि ये डायग्राम प्योरली रिप्रेजेंटेशनल है. अब ये जो वेक्टर्स हैं है ना, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिख रहा है क्या आप लोगों को? रिजल्टेंट दिख रहा है? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है. ये दिखा क्या? एक मिनट. हाँ, ये डेल्टा को हटा देता हूँ इधर से, आसान हो जाएगा अपना काम. दिख रहा है ये रिजल्टेंट सबको? हाँ सर. ये रिजल्टेंट बता सकते हो अंशुमन क्या होगा? अंशुमन ये रिजल्टेंट बता सकते हो क्या होगा? सर a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta. गुड. अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, ये इसका रिजल्टेंट. ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल यहाँ से फाई बना रहा है. tan फाई की वैल्यू बता सकते हो? रेवती बताओ. याद है कि भूल गए? नहीं सर, वो a2 sin delta upon a1. गुड. a2 sin डेल्टा डिवाइड बाय a1. a1 कैसे भूल गए हो? वेक्टर्स भूल गए? नहीं सर, वो a1 और a2 cos delta. ऐसा आएगा ना, a1 प्लस a2 cos डेल्टा. ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया. तो अब मैं क्या करूंगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा है ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो लिखूंगा वो लिखूंगा ऐसा. इसको मैं a डैश लिख लूं क्या, चलेगा? बोलो. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ लिखूंगा, a डैश साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, समझ में आई बात, फाइव, वेयर a डैश की वैल्यू वही अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, और फाई कितना, tan इनवर्स अभी जो हमने निकाला था, जो भी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये वाला tan इनवर्स a2 sin डेल्टा बाई a1 प्लस a2 cos डेल्टा. तो समझ में आई बात? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हमारा y1 प्लस y2 की वैल्यू. मतलब हम लोग इसको पूरा एक्सपैंड, इस चीज को एक्सपैंड करके करते साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर ऐड करते इसके साथ, ये सब करके तामझाम करके जो आता वो हमारा ये आता. तो हमारा ये फेजर वाले मेथड से ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. समझ में आई बात? अरे बोलो ना रे, चलो सब समझे? हाँ सर. हाँ, लेकिन एक चीज थोड़ा यहाँ पे अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना है. केयरफुल ये रहना है कि फेजर मेथड जो है, ठीक है, फेजर मेथड तभी यूज होगा जब के
ओमेगा सेम। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की क्या होना चाहिए, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे मान लो एक वेव है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसको हम लोग इसको इन दोनों को ऐड करने के लिए y1 मान लो ये है, y2 मान लो ये है, y1 प्लस y2 निकालने के लिए हम फेजर मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको करना पड़ेगा, हम इन दोनों को ऐड करने के लिए हम फेजर मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों को ऐड करने के लिए फिर मुझे वो लिख के एक्सपैंड करके फिर ऐड करना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस तरह लिख के एनालिटिकली ऐड करना पड़ेगा। फेजर मेथड इज नॉट एप्लीकेबल हियर, क्योंकि एक वेव किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और ये वेव किधर जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। समझ में आ रही बात? बोलो लिख डालो। चलो, तो ये हो गया हमारा, है ना, सुपरपोजिशन। आगे लिखो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तुरंत अपन कर देते हैं इसको, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन, जितना जेई या नीट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वही करेंगे। ठीक है, तो फटाक से लिखो इसको जरा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, लिखा हेडिंग? हाँ सर। ठीक, चलो इसमें लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, और ये डायग्राम्स बना लेना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, मैं बस बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है ना, अंदर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर अपन बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम्स बनाओ जरा जल्दी से। सर दिख रहा आपने है ये? इसको क्या नाम देने के लिए बताया? क्या बोले? आपने इसको क्या नाम देने के लिए बताया किसको? इस डायग्राम रिफ्लेक्शन, को? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड है ना राइट साइड में वॉल। हाँ सर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड एंड है वॉल, है ना, यहाँ पे क्या है, ये वॉल है। ठीक है, ये वेव पल्स लेफ्ट से जब राइट आएगा, तो ये जो वॉल से जो पॉइंट कनेक्टेड है स्ट्रिंग का, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बता सकते हो? बोलो, उस पॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ये जो दिखाया मैंने 5 डॉट्स दिखाए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0। वो पॉइंट फिक्स है ना? समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। वहां पे जो है वो पॉइंट है फिक्स्ड, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा 0 डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉल है ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जो फिक्स्ड वाला पॉइंट है, उस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो उसके लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के लेफ्ट में स्ट्रिंग है, वो उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन होगा ना। और इधर से वॉल है जो उसको नीचे फोर्स लगा रहा है, वो उसको ऊपर उठने दे ही नहीं रहा है। फिर जब स्ट्रिंग जब उसको नीचे खींच रहा होगा, तो वॉल उसको ऊपर खींच रहा होगा, मतलब वॉल जो है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है टू द स्ट्रिंग, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वॉल हमेशा कैंसिल कर दे रहा है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? बोलो गुरु।
हाँ सर। है ना, तो इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। और वेव पल्स रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, वेव पल्स रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है वेव पल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स इन्वर्टेड, ये हमारा एक मेन चीज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द वेव पल्स गेट्स व्हाट, इन्वर्टेड। क्लियर है? देखो उल्टा उल्टा हो गया है वापस कि नहीं। अब किसी भी टाइम पे जब पल्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर हमको शेप निकालना है स्ट्रिंग का, वो हम निकालना सीखेंगे, है ना। वो हम किसी और उसमें सीखेंगे, किसी और वीडियो में सीखेंगे। इसमें अभी मैं वो चीज़ नहीं करा रहा हूँ, वो मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। बस ये तुमको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट एट द वॉल इज 0 ऑलवेज, एंड सेकेंड थिंग नंबर 2, दैट द वेव पल्स गेट्स रिफ्लेक्टेड। शेप ऑफ द वेव पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वो अपन निकालना सीखेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालना है वो अपन देखेंगे। यहाँ तक लिख लो सारे। क्लियर? अगला लिखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, और ये वाला डायग्राम बनाओ। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड लिखा। ये यहाँ पे है एक स्मूथ लाइट रिंग, दिख रही है क्या गुरु, जो कि इस रॉड पे मूव कर सकती है। रिंग दिख रही है एक पतली छोटी सी। ये जो एंड है, दिस रिंग कैन मूव फ्रीली अप एंड डाउन ऑन दिस रॉड, यस। The reflected wave pulse is not inverted. लिख लो, the reflected wave pulse is not inverted. समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। है ना, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स जो है वो इन्वर्टेड नहीं है, ठीक। There is an absence of, लिखो, there is an absence of restoring forces from the right end। समझ में आ रही बात? देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, मतलब राइट साइड से, ये तो लाइट रिंग है ना, ये कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है इधर। समझ रही बात? तो इसलिए क्या होता है, ये वाला पॉइंट ना ज्यादा ऊपर जाता है, देख रहे हो, वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज्यादा होगा। मतलब ये जो एकदम, ये जो लाइट और स्मूथ रिंग है, दिस स्मूथ रिंग डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। तो राइट साइड से नॉर्मली क्या होता है, जैसे देखो, मान लो यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, तुमको समझेगा। जैसे मान लो ये एक वेव पल्स है, तो अगर तुम कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, लेट अस से ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हो,
है ना। लेट अस से तुमने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट के लेफ्ट में भी स्ट्रिंग है और राइट में भी स्ट्रिंग है, तो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग कैसा कर रहा है, लेफ्ट वाला स्ट्रिंग इसको ऐसे पुल कर रहा होगा टेंशन टी, राइट वाला स्ट्रिंग कैसे पुल कर रहा होगा, इसको ऐसे पुल कर रहा होगा टेंशन टी डैश, है ना। बराबर समझ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? रे गुरु, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो भी हो रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है कि नहीं, है ना। ये वाला टी डैश इसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस हिसाब से इसका मोशन हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे ये जो एंड है उसमें ये टी डैश वाला जो फैक्टर है वो एब्सेंट है, समझ में आ रही बात? अरे बोलो ना। हाँ सर। तो टी डैश वाला जो फैक्टर है वो एब्सेंट है, इसीलिए वो वाला जो पॉइंट है हमारा, वो वाला पॉइंट ज्यादा ऊपर जाता है, समझ रहे हो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज्यादा होगा। अगर एनर्जी लॉस नहीं करें तो, अगर एनर्जी इफ वी डोंट कंसीडर एनी एनर्जी लॉस, तो अगर ये चीज ए है तो ये चीज 2a हो जाएगी, ये हम लोग देखेंगे अभी, है ना। एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि ये नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वेव पल्स का शेप कैसे निकालना है दोनों केसेस में, फ्री एंड में भी और फिक्स्ड एंड में भी। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? इसको लिख डालना है, ठीक है। तो मतलब एक मतलब बड़ा फर्क समझ में आया क्या है, अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेव पल्स इन्वर्ट हो जाएगी, अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेव पल्स इन्वर्ट नहीं होगी, सीधी सी बात। क्लियर हाँ सर। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन नीचे आते हैं, इधर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों डायग्राम्स में एक स्ट्रिंग पतला बनाना, एक स्ट्रिंग मोटा बनाना, ठीक है, जैसा दिया हुआ है वैसा डायग्राम्स बन गए। सर लिखो, एक मिनट। हाँ, ये चारों डायग्राम बनाओ। और लिखना शुरू करना, इन केस, इन केस इन केस लिख रहे हो, स्टार्ट किया लिखना। हाँ सर। There is a junction of two strings, लिखो, in case there is a junction of two strings, कीवर्ड्स बता दे रहा हूं मैं, लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, जंक्शन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। द जंक्शन इज नाइदर फिक्स्ड नॉर कंप्लीटली फ्री, ठीक है, नाइदर फिक्स्ड नॉर कंप्लीटली फ्री, ये ना तो पूरी तरह से फिक्स्ड है और ना ही पूरी तरह से फ्री है, समझ में आ रही बात? दिख रहा है, ये ना तो कंप्लीटली फ्री है ना ही कंप्लीटली फिक्स्ड है, ठीक है, बराबर। तो part of the wave gets reflected and part of the wave gets transmitted, समझ में आ रही बात? part of the wave is reflected and part of the wave is transmitted, transmitted मतलब चला गया उधर, जैसे इधर से लेफ्ट से वेव आ रही है, कुछ पोर्शन वेव का क्या होगा बताओ, कुछ पोर्शन दिख रहा है, ये डायग्राम ए देखो, ये वाला डायग्राम, अभी लेफ्ट वाला देखो, बस राइट वाला भूल जाओ, दिख रहा है क्या गुरु? ये वाला डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव लाइट स्ट्रिंग से हेवी स्ट्रिंग में जा रही है, हेवी स्ट्रिंग मतलब जिसका म्यू ज्यादा है, लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट स्ट्रिंग से हेवी स्ट्रिंग में जा रही है, तो ये जंक्शन पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेव पीछे आ गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है उसी मीडियम में, लाइट वाले स्ट्रिंग में, और थोड़ा सा वेव किधर चला गया है, ट्रांसमिट हो गया है, दिख रहा है? ये बोलो, ट्रांसमिट हो गया मतलब हेवी स्ट्रिंग पे चला गया,
ठीक है, क्लियर, बराबर हाँ सर। है ना। अब देखो तुमको एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों डायग्राम्स में, डायग्राम ए में और डायग्राम बी में क्या बेसिक डिफरेंस दिख रहा है, देख के बता सकते हो ऑब्जर्व करके। सर एक में वेव इन्वर्ट हो गई है कौन सी वेव? सर, ए में। मतलब ए में वो कौन सी वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ सर। इस केस में रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो गई है, इस केस में रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट नहीं हुई है। बी वाला जो केस है उसमें हेवी से लाइट जा रहा है, वेव दिख रहा है। हाँ सर। ट्रांसमिटेड वेव दोनों में इन्वर्टेड नहीं है, किसी में भी इन्वर्टेड नहीं है, दिख रहा है क्या? द ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड, ध्यान रहे, ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड। और रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो रहा है कब? जब वेव कहां से कहां जा रही है, अरे बोलो ना। लाइट स्ट्रिंग टू लाइट्स। लाइट से अगर हेवी जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आई बात चेला सब? बोलो, हाँ सर। हाँ सर। है ना। लाइट से हेवी में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो जाएगी, हेवी से लाइट में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, इन्वर्ट नहीं होगी। नहीं होगी। ट्रांसमिटेड वेव कभी इन्वर्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना बस, समझ गए चेला सब? ट्रांसमिटेड वेव नेवर गेट्स इन्वर्टेड, क्लियर। यस सर। हेवी स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या है, जिसका म्यू इज मोर, म्यू समझते हो ना, लीनियर मास डेंसिटी, क्लियर, बोलो, हाँ सर। है ना। लिख लो इतना।